सो वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन जहां हम सर रिवाइज करेंगे जॉइंट ऑडिट। हम रिवाइज करेंगे जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर इस ऐसे का नाम जॉइंट ऑडिट क्यों है? क्योंकि 9 और 9 जॉइंट है ना, 9 और 9 जॉइंट है। इसी बैड जोक पे सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। एंड यस, अगर आप इस चैनल पे नए नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब का बटन दबा लेना। इस तरह की प्यारी प्यारी मौज मस्ती वाली रिवीजन वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करेंगे सर ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आईसीआई का फेवरेट ऐसे, आईसीआई का फेवरेट ऐसे हर एक दो अटेम्प्ट छोड़ के इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो पिछले एक दो अटेम्प्ट से नहीं आया है तो अब आने ही वाला है जल्दी आपके नजदीकी एग्जाम घरों में। तो सर जॉइंट ऑडिट में क्या होता है? मैंने कहा फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया रिलायंस लिमिटेड का। अब रिलायंस लिमिटेड के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें आती है बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट्स, सर इसका ऑडिट दो फर्म्स करती है, एक तो डिलॉयट और एक चतुर्वेदी एंड शाह। तो जहां भी एक से ज्यादा ऑडिटर आ जाएगा, जहां भी एक से ज्यादा ऑडिटर आ जाएगा तो सर इसको कहते हैं जॉइंट ऑडिट। अब सवाल आता है सर इसकी ऑडिट प्लानिंग कौन करेगा? जैसे हम चैप्टर 2 में पढ़ते थे ऑडिट प्लानिंग में कि इंगेजमेंट पार्टनर और की इंगेजमेंट टीम मेंबर, सेम चीज यहां पे दे रखी है। ये कहता है इंगेजमेंट पार्टनर और की इंगेजमेंट टीम मेंबर्स ऑफ ऑल द जॉइंट ऑडिटर। अब सर स्ट्रेटेजी कौन बनाएगा? तो मैंने कहा स्ट्रेटेजी भी जॉइंटली बनाएंगे, बट याद रखना स्ट्रेटेजी क्या सेट करती है? वही जो चीज चैप्टर 2 में सीखी थी, एसटीडी। एसटीडी ऑफ ऑडिट यानी स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट विच गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ प्लान। अब सर जो वहां पे हमने 5 स्ट्रेटेजी वाले पॉइंट दे रखे थे वही के वही यहाँ दे रखे हैं। सबसे पहले आता था स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन। तो देखो यही दे रखा है। ये कह रहा है जब भी आप प्लान डेवलप करोगे तो जॉइंट ऑडिटर क्या करेंगे? सबसे पहले स्कोप देखेंगे। इनके स्कोप में दो चीजें आएंगी सर, क्या? एक तो जो वर्क डिवाइड हो चुका है और जो कॉमन ऑडिट एरियाज है। ठीक है सर। टाइमिंग किस पे डिपेंड करेगी? ऑडिट रिपोर्ट कब देनी है, यानी एसर्टेनिंग द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट। फिर सर डायरेक्शन, यानी इनके एफर्ट्स किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो जहां भी इनको लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है भाई वहां पे एफर्ट्स डाल के चलो। सर कंसीडर एंड कम्युनिकेट अमंग ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स फैक्टर्स विच आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। तो पहले 3 पॉइंट्स तो हो गए, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। अब सर फोर्थ पॉइंट हम जैसे ही भूल जाते हैं तो हम सबको ये टेक्निक याद है, जिस जिस बच्चे ने मेरे साथ चैप्टर 2 का रखा उसको याद रहेगा। सर फोर्थ पॉइंट में हम याद करते थे, याद पिया की आने लगी हाय भीगी भीगी रातों में। तो पिया का मतलब होता है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। जस्ट अ क्विक रिवीजन, इसमें पॉइंट्स आते हैं ऑफ योर एसे 220 एंड ऐसे 210। ऐसे 220 के कौन से पॉइंट्स की कौन से चीजें आप कंसीडर करोगे बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग विद द क्लाइंट, जिसमें हम सेकी की बात करते थे, सिग्निफिकेंट मैटर्स, एथिकल रिक्वायरमेंट, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज और इंटीग्रिटी। इसके अलावा एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट के अलावा आपके अंदर कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स आपने कंप्लाई करनी है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स यानी वो क्वालिटीज जो एक हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में होनी चाहिए, यानी कोई भी प्रोफेशनल में होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर। तो ये सब प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में आता है। फिर जब आपने ये सब चीजें देख ली और आपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे साइन करना है तो देयर शुड बी कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट। तो ये सारी बातें हम डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते ही हैं। ठीक है सर। तो कहते हैं कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, या फिर आप बाकी जो एंगेजमेंट्स पहले परफॉर्म करके आए हो। इससे आप कंक्लूड कर लोगे क्या? नेचर यानी क्या क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, टाइमिंग कब चाहिए, एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज पे कवर आ जाएगा। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, पिया और आखिरी में कंक्लूड। डन 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 सर। अब सर एक बात बताओ, मैंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एरियाज थे 3 जॉइंट ऑडिटर में डाले, ए, बी और सी। तो जो भी मैंने एलोकेशन किया है क्या इसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा? हाँ। क्या इस पे इन सबका साइन लेना पड़ेगा? हाँ। और इसके बारे में टीसीडब्ल्यूजी को भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। यू ऑल्सो नीड टू कम्युनिकेट टू द टीसीडब्ल्यूजी। तो अगर आप अपने नोट्स पे आओ, प्लानिंग वाला पार्ट हमने कवर कर लिया, स्ट्रेटेजी कर लिया, स्ट्रेटेजी के 5 पॉइंट्स भी कवर कर लिए। ठीक है सर। इस पे जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा, डोंट वरी। अब सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात करूं तो ये कहता है सारे जॉइंट ऑडिटर्स अपने एरियाज का रोमम देखेंगे और बाकी ऑडिटर्स को बताएंगे। प्लस जो भी इनके एरियाज है, चाहे कॉमन एरियाज या अलॉटेड एरियाज, उसके प्रोसीजर्स भी डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। अब सर कितने एंगेजमेंट लेटर? मैंने कहा कॉमन एंगेजमेंट लेटर। कितने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? कॉमन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। और जो वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट है सब साइन करके टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करो। ये बेसिक पार्ट कंप्लीट सर। अब आता है टॉपिक ऑफ द डे। अब आता है बेस्ट टॉपिक ऑफ द डे, जिसमें हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर की। ये कहते हैं जॉइंट ऑडिटर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहले तो जो वर्क एलोकेट होकर उसके हिस्से आ गया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लस जो भी वो प्रोसीजर्स करेगा उसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, कोई और नहीं। ठीक है सर। अब आते हैं कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल है, यानी ऑल आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। तो मैंने कहा था वर्क डिवाइडेड के लिए तो वही रिस्पॉन्सिबल है, तो जो वर्क डिवाइड नहीं हुआ उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल। इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट, कॉमन ऑडिट एरियाज। तो जो कॉमन ऑडिट एरियाज में आपने प्लान करे हैं, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर, उस प्लानिंग के लिए सारे जॉइंट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। सर एक बात बताओ, मान लो एक आईटी सिस्टम की टेस्टिंग हो रही है विच इज अ कॉमन एरिया। ठीक है।
सबने मिलके डिसाइड किया कि इसके क्या प्रोसीजर होने चाहिए प्लानिंग के चीज के लिए, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि सबने इसके प्रोसीजर्स डिसाइड करे। बट एक्चुअल में जो एग्जीक्यूशन थी ये मिस्टर बी ने करी और मिस्टर बी ने गलती कर दी, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मिस्टर बी। हो सर क्या बोल रहे हो? हाँ, अरे भाई जो कॉमन एरियाज की प्लानिंग है इसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल है, बट जब बात आएगी एग्जीक्यूशन की तो जो काम खराब करेगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा। ये बेसिक बात ध्यान रख के चलना, ये बात मैंने यहां भी बताई थी। प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा जो काम खराब करता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हो गए, वर्क नॉट डिवाइडेड एंड कॉमन ऑडिट एरियाज प्लानिंग वाला, ठीक है सर। थर्ड पॉइंट क्या था? मैंने कहा थर्ड पॉइंट में बड़ा सिंपल था, हमारे पास 3 जॉइंट ऑडिटर थे, ए बी और सी। ए और बी चुपचाप अपना काम कर रहे थे, सी इनके पास आया। सी कहता है यार मेरा जो एरिया है इन्वेंट्री वाला, मुझे लगता है वहां पे फ्रॉड हो सकता है। हो, इन्वेंट्री वाले एरिया में फ्रॉड हो सकता है। ए और बी ने कहा चुप बैठ, छोड़ उसको। तीनों ने मिलकर ऑडिट रिपोर्ट साइन करी। ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद पता चला एक्चुअल में इन्वेंट्री में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी। एक्चुअल में इन्वेंट्री वाले एरिया में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी ड्यू टू फ्रॉड। तो मुझे बताओ सी गलत होगा या तीनों गलत? सर तीनों गलत। मैटर ब्रॉट टू नोटिस बाय सी पर एग्रीड बाय ए बी एंड सी। तो जब भी एग्रीमेंट अमंग ऑल होगा कोई एक बंदे के मैटर पे, तो सबके सब रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स क्या हो गए? वर्क नॉट डिवाइडेड, कॉमन ऑडिट एरिया और ए बी सी वाला पॉइंट, यानी सी मैटर लेके आया और तीनों ने एग्री किया तो तीनों ही रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। अगले के 2 पॉइंट्स बहुत सिंपल हैं सर, क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट। अगर आपने देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द रेलिवेंट स्टैच्यू तो सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी अगर कंपनीज एक्ट की बात करूं तो कंपनीज एक्ट से कंप्लायंस के लिए सब रिस्पॉन्सिबल है। प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 एलिमेंट्स आते हैं, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। तो अमाउंट और क्लासिफिकेशन के लिए तो जो इंडिविजुअल जॉइंट ऑडिटर्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। बट इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ, सबके सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगला पॉइंट है ऑडिट रिपोर्ट। देखो ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाई कर रही है विद द कंपनीज एक्ट, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और इसके अलावा जो भी आईसी अपनी तरफ से पब्लिकेशंस निकालती है, प्रोनाउंसमेंट निकालती है, उससे कंप्लाई करके चलना है। ये आपके पांचों के पांचों पॉइंट्स की छोटी सी समरी भी हो गई। सारे बच्चे इधर फोकस करो। वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड, कॉमन ऑडिट एरियाज जहां पे सबने डिसीजन लिया है, एग्रीमेंट अमंग ऑल, एक बंदा मैटर लाया, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट। इसके अलावा सर हमने एक छोटा सा पॉइंट और कवर किया था, सारे बच्चे इधर फोकस करना। सर क्या? 2 जॉइंट ऑडिटर है, एक का नाम है बंटी, एक का नाम है बाबला। अब सर ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं। ये पीपी का, ये भी पीपी का। वेरी गुड। ऐसा जनरली होता नहीं है, बट दोनों बुद्धू लोग हैं तो ये लोग ऐसे इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है सर। अब जब ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहा था पीपी का, तो इसने देखा फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रखी, ठीक है सर। ये टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहा है तो ये भी 4 असर्शंस चेक कर रहा है। क्या पीपी की 4 असर्शंस क्या होगी बैलेंस शीट आइटम में? ERCV, एग्जिस्टेंस, राइट, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन। तो मुझे बताओ अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रही तो हो सकता है पीपी एग्जिस्ट ही ना करती हो, इसमें दिक्कत हो सकती है। तो क्या बंटी को इस चीज के बारे में बाबला को बताना चाहिए? हाँ सर बताना चाहिए। दिस शुड बी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग बिफोर द ऑडिट कंप्लीशन। बिफोर द ऑडिट कंप्लीशन, तो यही बात आपके नोट्स में दे रखी है सर। क्या? सारे बच्चे नोट्स में फोकस करो। ये कहता है इफ द जॉइंट ऑडिटर कम्स अक्रॉस अ मैटर विच इज रेलिवेंट टू अदर जॉइंट ऑडिटर, कहीं ना कहीं वो दूसरे के लिए रेलिवेंट है, उसका अटेंशन डिजर्व करता है, तो चुपचाप कम्युनिकेट करो इन राइटिंग प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। अब आता है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट। सर हमें रिपोर्ट जो देनी है वो कैसे देनी है? इंगेजमेंट लेटर कितने थे? एक था। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कितनी थी? एक थी, कॉमन थी। तो इसी तरह से यहां पे कॉमन ऑडिट रिपोर्ट आएगी। बट आलिया बट बैड जोक सर। तो मैंने कहा अगर कॉमन ऑडिट रिपोर्ट नहीं देनी तो क्या हो सकता है? सर अगर देयर इज अ डिसएग्रीमेंट, तो डिसएग्रीमेंट मतलब ए और बी अलग चल रहे हैं, सी अलग चल रहा है, तो क्या बचपन जैसा होगा कि मेजॉरिटी विंस, जैसा ए बी कहेंगे वैसा होगा? नहीं नहीं सर, छोटी बच्ची हो क्या? ये बचपन वाला नहीं है कि मेजॉरिटी विंस। यहां पे आपको सेपरेट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। हियर यू विल गिव अ सेपरेट रिपोर्ट, ए और बी अपनी रिपोर्ट, सी अपनी रिपोर्ट। सर अब एक बात बताओ, ए बी ने अपनी रिपोर्ट दी, सी ने अपनी रिपोर्ट दी, ये इन यूजर्स के पास गई, ये इन यूजर्स के पास गई, इनको कैसे पता चलेगा इसके बारे में? इनको कैसे पता चलेगा इसके बारे में? तो ये क्या करते हैं, अपनी अपनी रिपोर्ट में दूसरी रिपोर्ट की रेफरेंसिंग करेंगे थ्रू अ अदर मैटर पैरा। तो यही बात आपके यहां पे लिख रखी है, सारे बच्चे इधर देखो। कॉमन रिपोर्ट, बट इफ दे डिसएग्री, सेपरेट रिपोर्ट, उसमें रेफरेंसिंग करके चलना, उसमें रेफरेंसिंग करके चलना। अब पानी के 2-2 घूंट लगा लो, अब पानी के 2-2 घूंट लगा लो, लगा लिए सर। अगर मैं इसके क्वेश्चंस पे देखूं, क्वेश्चंस में कुछ दम नहीं है। सारे बच्चे फटाफट देखो 299 के क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों डायरेक्ट क्वेश्चन मैं अभी दिखा देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, बिफोर द कमेंसमेंट, फोकस करना, एमटीबी सितंबर 24 का है, हल्के में नहीं लेना। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, जॉइंट ऑडिटर शुड डिस्कस एंड डेवलप द प्लान
जब भी प्लान डेवलप करते हैं तो इनको देखना डिवीजन ऑफ एरियाज एंड कॉमन ऑडिट एरिया। क्या मैं बोल दूं स्कोप की बात हो रही है? हाँ सर। कह रहे बाकी पॉइंट्स बताओ, तो स्कोप के बाद टाइमिंग होता है, टाइमिंग मतलब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, डायरेक्शन मतलब फैक्टर्स विच आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, पिया और आखिरी में नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। डील डन? डन सर। क्वेश्चन नंबर 2 MTP Jan 25 कहता है फॉर विच ऑडिट वर्क द जॉइंट ऑडिटर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो भी 5 से 6 पॉइंट कवर कराए थे वही के वही आएंगे, ठीक है सर। और फिर अगर किसी जॉइंट ऑडिटर को लगता है कोई ऐसा मैटर है विच इज रेलिवेंट टू अदर जॉइंट ऑडिटर, कम्युनिकेट करो इन राइटिंग प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 सर ये क्या बोलता है? एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। तो आ जाओ शुभम सर, हमको एडवांटेजेस भी फटाफट रिवाइज करा दो। एडवांटेजेस के बाद मैं पूरे के पूरे ऐसे का आपको क्विक कवरेज करा दूंगा। जल्दी आओ नोट्स पे। सर एडवांटेजेस क्या है? वेरी वेरी सिंपल, सारे बच्चे फोकस करके चलेंगे। हाँ सर, मुझे एक बात बताओ, जब रिलायंस और चतुर्वेदी जी साथ में काम करेंगे, जब रिलायंस और चतुर्वेदी जी साथ में काम करेंगे तो सर हर किसी की अपनी अपनी एक्सपर्टीज हो सकती है, हर किसी की अपनी अपनी एक्सपर्टीज हो सकती है। रिलायंस के पास हो सकता है एक्सपर्टीज हो कि भाई जो टेक्निकल कंट्रोल्स होते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल काम होता है वो अच्छा कर लेते हैं। चतुर्वेदी जी टेस्टिंग अच्छी कर लेते हैं, जो मैनुअल टेस्टिंग होती है वो चतुर्वेदी जी अच्छे करते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करेंगे। जैसी एक्सपर्टीज शेयर करेंगे दो चीजें बढ़ेंगी, क्या? क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सर्विस टू द क्लाइंट। कम ऑन, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड सर्विस टू द क्लाइंट, ठीक है सर। और 3 चीजें कम भी होंगी, क्या? वर्कलोड कम होगा, कॉस्ट कम होगी। कौन कौन सी? स्टाफ डेवलपमेंट वाली एंड कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क। तो 5 से 6 पॉइंट आपने ध्यान रखने, सारे बच्चे साथ में रिवाइज करा दो मुझे। 2 लोग मिलकर काम करते हैं तो सर शेयरिंग इज केयरिंग, कहीं ना कहीं शेयरिंग इज केयरिंग है, शेयरिंग ऑफ द एक्सपर्टीज ऑफ द वर्क। तो जब आप एक्सपर्टीज शेयर करोगे तो क्या होगा? बेटर परफॉर्मेंस होगी, बेटर परफॉर्मेंस होगी तो क्लाइंट को बेटर क्वालिटी मिलेगी, ठीक है सर। 3 चीजें कम क्या होंगी? सबसे पहले तो सर वर्कलोड कम होगा, थोड़ा काम वो करेंगे, थोड़ा काम हम करेंगे, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो वर्कलोड कम होगा, वर्कलोड ही कम नहीं होगा, कॉस्ट भी कम होगी, स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट। अब रिलायंस क्योंकि टेक्निकल वाले काम अच्छे से कर लेते हैं तो चतुर्वेदी को अपने स्टाफ को टेक्निकल ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, तो स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट कम हो गई, प्लस साथ ही साथ आपकी ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। रिलायंस थोड़ी सर आई थिंक डिलॉयट, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, डिलॉयट और अपना कौन है हीरो चतुर्वेदी, ये दोनों जॉइंट ऑडिटर, ठीक है। मैंने गलती से शायद से रिलायंस बोल दिया होगा, ठीक है सर। इसके अलावा जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं इनको रीड कर लेना, ऐसे कई बार एमसीक्यूज में ध्यान से मजे ले सकता है। म्यूचुअल कंसल्टेशन होगी तो फायदा होगा, प्लस अगर आप किसी बड़ी कंपनी का ऑडिट करो दिस इज एमएनसी, एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी, जिसके ऑपरेशन सिर्फ इंडिया में नहीं है, बांग्लादेश में भी है। अरे भाई साहब, बांग्लादेश में भी है, दुबई में भी है, वियतनाम भी है। तो वहां के जो लोकल ऑडिटर्स हैं उनके साथ आप मिलकर जॉइंट ऑडिट का फायदा उठा सकते हो, साथ ही साथ बेटर परफॉर्मेंस होगी। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस। मैंने क्या दिखाया था? शेयरिंग इज केयरिंग। तो जब आप अपना एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हो तो भाई साहब फीस भी शेयर करनी पड़ेगी, हो फीस भी शेयर करनी पड़ेगी। अब एक बात बताओ, डिलॉयट एक बिग 4 है, चतुर्वेदी जी एक मुंबई की फर्म है। डिलॉयट एक बिग 4 है और चतुर्वेदी जी की जो फर्म है वो सिर्फ मुंबई की फर्म है। तो डू यू थिंक देयर कैन बी साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस? हाँ सर, साइकोलॉजिकल डिफरेंस क्या आएगा? डिलॉयट कहेगी मैं बिग 4 हूं, मैं सुपीरियर हूं, तो सर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आएगी, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और कहीं ना कहीं ये लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। तो 4 बातें ध्यान रखना सर। क्या? सबसे पहले तो शेयर, वर्कलोड के साथ साथ आपका काम क्या शेयर हो जाएगा? सर पैसा भी शेयर हो जाएगा, फीस भी शेयर हो जाएगी। फिर सर डिलॉयट जो है ना साइकोलॉजिकली अलग लेवल पे है, दे विल बी एट अ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और जब भी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगी, और जब कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती ना कॉमन ऑडिट एरिया रह जाएगा। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगी तो कॉमन ऑडिट एरिया रह जाएगा, यानी एरियाज ऑफ कॉमन वर्क विल बी निग्लेक्टेड। तो इस तरह से आप ये 5 पॉइंट्स इजीली कवर कर सकते हो। और आखिरी में अनसर्टेनिटी अबाउट द लायबिलिटी ऑफ वर्क डन, यानी अगर कॉमन ऑडिट एरिया रह गया तो किसकी लायबिलिटी है वो भी आपको थोड़ा फिर ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब आ जाओ एक क्विक रिवीजन करते हैं इस ऐसे की, और फिर ये ऐसे डन 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 डन, फिर अपन टाटा बाय बाय बोलेंगे। ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2 मिनट रिवीजन, सारे बच्चे फोकस करेंगे, ठीक है सर। सबसे पहले ऑडिट प्लानिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एंगेजमेंट पार्टनर, की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स ऑफ ऑल द जॉइंट ऑडिटर। स्ट्रेटेजी क्या सेट करती है? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, गाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लान। इसके 5 पॉइंट्स जो हमारे एमटीपी में आए थे क्या थे? स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन। सबसे पहले स्कोप मतलब डिवीजन, जो एरिया डिवाइडेड है, एंड द कॉमन ऑडिट एरियाज, ठीक है सर। टाइमिंग मतलब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट। डायरेक्शन मतलब फैक्टर्स विच विल डायरेक्ट द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। इसके बाद पॉइंट भूलना मत, पिया, पिया यानी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, और बाकी सिमिलर एंगेजमेंट पे आपको क्या रिजल्ट्स मिले हैं उसके बेसिस पे यू डिसाइड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब जो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है, हर जॉइंट ऑडिटर अपने एरिया का असेस करेगा, कम्युनिकेट करेगा टू अदर्स ऑडिटर्स।
डिस्कस एंड डॉक्यूमेंट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ प्रोसीजर, जो भी आपके कॉमन ऑडिट एरियाज के हैं, स्पेसिफिक अलॉटेड एरियाज के हैं। अब सर हमारा इंगेजमेंट लेटर कॉमन होगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कॉमन होगी, जो भी वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट है वो सब साइन करेंगे एंड इट विल बी कम्युनिकेटेड टू TCWG। क्या ये बेसिक्स क्लियर है? हाँ सर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। सबसे पहले तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिवाइडेड एरिया एंड जो भी ये काम एग्जीक्यूट करते हैं जॉइंटली एंड सेवरली, सबके सब रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं? सिंपल सी बात है, जो चीज़ डिवाइड नहीं हुई उससे मिलता जुलता कॉमन ऑडिट एरिया। कॉमन ऑडिट एरियाज में जो प्लानिंग डिसीजंस ले रहे हैं सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है सर। फिर तीसरा पॉइंट क्या था? सी भागता भागता आया, मैटर ब्रॉट टू नोटिस बाय वन ऑफ देम एंड एग्रीमेंट बाय ऑल। और आखिरी के 2 पॉइंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट को लेके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द रेलिवेंट स्टैच्यू और जो इसकी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है एज पर द एप्लीकेबल FRF। ऑडिट रिपोर्ट किसके हिसाब से? स्टैच्यू, एसेज एंड ICI प्रोनाउंसमेंट। अब सर एक बात बताओ, अगर एक जॉइंट ऑडिटर को एक मैटर मिलता है विच इज रेलिवेंट फॉर अदर जॉइंट ऑडिटर तो वो कम्युनिकेट करेगा इन राइटिंग प्रायर टू ऑडिट कंप्लीशन। लास्ट पॉइंट इज अबाउट द रिपोर्टिंग। कॉमन ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, बट अगर देयर इज अ डिसएग्रीमेंट तो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट विच विल गिव द रेफरेंस टू द अदर ऑडिटर, विच विल गिव द रेफरेंस टू द अदर ऑडिट रिपोर्ट। डील डन? डन सर। बस भाई यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे हमारा जॉइंट ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। और मैं बताऊँ ना, कई बार आप सोचते होगे यार कैसे होंगी चीज़ें, बट मैं बताऊँ ये रिवीजन करके आपको एक फील तो आई होगी यार, चीज़ें हो तो जाती हैं। और मैं बताऊं ये हमारा जॉइंट एफर्ट ही है, ये कहीं ना कहीं आपका और मेरा जॉइंट एफर्ट ही है जिसके थ्रू हम कहीं ना कहीं धूम मचा पाएंगे। ICI कैसा भी पेपर दे दे, अगर आप प्रॉपर्ली इन रिवीजन वीडियोस को रेफर कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर्ली सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर गिविंग योर बेस्ट, यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट। तो ये जो हमारा जॉइंट एफर्ट चल रहा है, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज एंड हार्डवर्क हो रहा है, आई एम श्योर इट विल लीड टू द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट एंड आई एम श्योर यू विल डू रियली रियली ग्रेट। बस कुछ टाइम और की बात है, थोड़ी सी मेहनत और करनी है, थोड़ा और लगन से काम करना है और फिर जीत पक्की है, फिर हमें CA फाइनल की जो टिकट है वो मिल जाएगी। सो विशिंग यू द बेस्ट फॉर द टाइम अहेड। इसी तरह खुशी खुशी मिलाकर पढ़ते रहो, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट एंड यस कमेंट करके जरूर जाना कैसा लगा। और हाँ, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। कीप गोइंग ऑल ऑफ यू।